हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल डेरिवेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, साथ में एंथैल्पी और एंथैल्पी के कुछ प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है इंटरनल एनर्जी। विदाउट इंटरनल एनर्जी यू कैन नॉट डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले प्रथम ऊष्मागति के नियम को डिफाइन करने के लिए आपको आंतरिक ऊर्जा के बारे में जानना होगा। मैंने इसके बारे में पहले जानकारियां दी थी आपको कि जितने भी प्रकार के हमारे अवस्था फलन होते हैं जो निकाय की, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, वो सभी स्टेट फंक्शन हैं, जिसमें से इंटरनल एनर्जी भी एक फैक्टर है। ये भी उन्हीं सिस्टम में से आता है, जो उसी फैक्टर में से आता है जो कि एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है। किसी भी सिस्टम में जो अवेलेबल उस समय प्रेजेंस है, उनके सभी जो कंपोनेंट्स पार्टिकल्स हैं, उनकी जितनी भी टाइप्स की मॉलिक्यूलर एनर्जी है, ये इंडिकेट करेगा। आपको याद रहना चाहिए कि मैं जो इस एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ वो मॉलिक्यूलर एनर्जी होना चाहिए, लाइक मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन एनर्जी, स्थानांतरी ऊर्जा, मॉलिक्यूलर रोटेशनल एनर्जी लाइक आणविक घूर्णन ऊर्जा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी, आणविक कंपन ऊर्जा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियस एनर्जी और कोलम्बिक एनर्जी, ये सारी ऊर्जाएं उसमें एडेड हैं। जो मैं समस्त प्रकार की ऊर्जा बोल रहा हूं उसमें मॉलिक्यूलर एनर्जी शामिल रहेगा। इसमें वो ऊर्जाएं नहीं आएंगी जिस ऊर्जाओं का प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं रहता। जैसे छोटे अणुओं पर ग्रेविटेशनल फोर्स का योगदान कम होता है, तो उस पर लगने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। तो किसी भी सिस्टम में उपस्थित सभी जो उसके पार्टिकल्स हैं, उनकी जितनी भी टाइप की इंडिविजुअल जो भी उसका एनर्जीज होगा, उन सभी का समेशन, उसका योग जो है वो आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इसे कैपिटल ई या कैपिटल यू से इंडिकेट किया जाता है। ये जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है कैपिटल ई या कैपिटल यू से, यह एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यह केवल अमाउंट पर डिपेंड करेगा, उसके स्टेट पर डिपेंड करेगा, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रारंभिक अवस्था फलन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अमाउंट पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा अमाउंट रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखना आपको। और इसके लिए वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मान लो सपोज किसी सिस्टम की इनिशियल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा E1 है और उसकी फाइनल स्टेट में आंतरिक ऊर्जा E2 होती है, तो हम उसका केवल डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसके डिफरेंस को आप क्या कहते हैं? डेल ई कहते हैं। आप उसे लिख सकते हैं E2 माइनस E1। इसका कभी भी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। यही अवस्था फलन का एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसका अमाउंट निकाल सकते हैं, एक निश्चित अवस्था में मान निकाल सकते हैं, लेकिन उसका निश्चित मान नहीं निकाल सकते कि इसका मान इतना ही होगा और बदलेगा नहीं। अगर अवस्थाएं लगातार बदलती जाएंगी तो उसके आंतरिक ऊर्जा का मान भी लगातार बदलते जाएगा। इसलिए वह अपने अवस्थाओं पर निर्भर करता है, सिस्टम की उस पर निर्भर करता है। इसलिए यह एक प्रकार का अवस्था फलन होगा। इसलिए केवल आप अंतर निकाल सकते हैं, डेल ई निकाल सकते हैं। ये आंतरिक ऊर्जा का इनिशियल डेफिनेशन है। साथ में इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली स्टेट फंक्शन होने के कारण तीन फैक्टर पे ज्यादातर डिपेंड करता है। वो है वॉल्यूम V, प्रेशर P और टेम्परेचर T। इसका मतलब ये है कि आंतरिक ऊर्जा को जब भी डिफाइन किया जाता है तो ये याद रखना कि ये तीनों फैक्टर उसे अफेक्ट करेंगे। मतलब इन तीनों के मान निर्भर करते हैं कि उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान कितना होगा, आयतन पे, दाब पर और ताप पर। इन तीनों स्थितियों को याद रखिएगा। आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य सभी का एक ही मात्रक होता है। आंतरिक ऊर्जा को भी जूल पर मोल या जूल किलो जूल पर मोल से इंडिकेट किया जाता है। यही इसका इकाई है, यही इसका यूनिट है, ये याद रखिएगा। ये कहलाता है आपका आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, जिसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बाद लाया गया था, लेकिन उसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बताता है कि टेम्परेचर को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डिफाइन करने के लिए किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। टेम्परेचर के बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जीरोथ लॉ आया था।
अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे आता है, आंतरिक ऊर्जा के आधार पर इसे डिफाइन किया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इंडिकेट सबसे पहले जिन्होंने किया था उसके नाम मेयर और हेल्महोल्ट्ज है। 1940 में सबसे पहले इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे एनर्जी में खर्च किए बिना चेंज नहीं किया जा सकता, रिसीव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी ओवरऑल जो कन्वर्सेशन एनर्जी है वो हमेशा से कंजर्वेटिव होता है, संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। इसका मतलब ये कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड मतलब जो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी का आदान प्रदान नहीं करता, केवल अपने ही अंदर रखता है, ऐसे सिस्टम में उसकी एनर्जी न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। उसका केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है। ये कहलाएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। स्टेटमेंट्स मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया हुआ था। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे है, उसे एक मैक्सवेल साइंटिस्ट ने भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि जब कार्य को ऊर्जा में अथवा ऊष्मा को कार्य में, दोनों को आपस में कन्वर्ट करना है, मतलब वर्क को हीट में, हीट एनर्जी में, या हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना हो, तो दोनों के बीच मात्राओं में मैकेनिकल इक्विवेलेंट होना अनिवार्य होता है। मतलब जितना आप कार्य करते हैं, जितना आप कार्य लगाते हैं, उतनी ही ऊष्मा उसमें लगनी होती है, या जितनी ऊष्मा आप लगाएंगे उतना ही उसमें कार्य होता है। ये मैकेनिकल तौर पे दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा और स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको नेट में इससे अलावा और भी बहुत सारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही एक स्टेटमेंट और आया था जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि ऐसी कोई भी मशीन अभी तक बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, जो दिए गए कंप्लीट जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किस में कर सके, वर्क में, बिना कोई और एनर्जी वेस्ट किए। ऐसा कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट आप याद रखें। पर्टिकुलर जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कोई एक आध स्टेटमेंट या आप इंडिकेट करें। ये दूसरा स्टेटमेंट था और ये पहला स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है। इसमें मैंने कहीं पर भी आंतरिक ऊर्जा का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जहां जहां पर मैंने ऊर्जा बोला है ये आप मान के चलिए ये उसकी इंटरनल एनर्जी ही है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला आता है मैथमेटिकल डेरिवेशंस। मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको हमने क्यू एनर्जी दिया, क्यू हीट दिया है, क्यू ऊष्मा दिया हुआ है, और क्यू ऊष्मा देने पर उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी होती है ई। ये याद रखिएगा, क्या देने पर, क्यू ऊष्मा देने पर हमने क्यू ऊष्मा दिया और उसकी उस समय की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी ई थी। जब हमने उसे क्यू ऊष्मा दिया और तो हमने देखा कि उसने, उस सिस्टम ने वर्क किया, तो उस सिस्टम पर सराउंडिंग के थ्रू, सिस्टम पर सराउंडिंग के थ्रू किया गया वर्क जो रहेगा वो क्या रहेगा, W है। तो आप देखेंगे फाइनल जो इसकी एनर्जी होगी, अंतिम आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी इसकी E2। क्या हो जाएगी, E2। तो टोटल वर्क Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस W आएगा। क्या बोला, समझ में आया आपको? मैंने जो ऊष्मा उसे दिया था उस ऊष्मा का दो प्रकार से योगदान हुआ है, एक पहला आंतरिक ऊर्जा और दूसरा होता है कार्य। आंतरिक ऊर्जा दो अवस्थाओं पर निर्भर करता है, इसलिए मैंने E2 माइनस E1 किया हुआ है। Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस W आएगा। तो आपको इससे पहले बढ़ा चुका हूं मैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल E होगा। तो डेल E इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस है, प्लस इसमें W आएगा। आप ये मान सकते हैं कि डेल E वो एनर्जी है जो जो कार्य करने पे खर्च नहीं हुआ है। मैंने जितना ऊष्मा उसे दिया हुआ है उसमें से वो एनर्जी डेल E वो है जो उसके कार्य करने में खर्च नहीं हुआ है, जो खर्च हुआ है वो कार्य में परिवर्तित हो चुका है, इसका मतलब W में। अब इसमें से आप W को आप पक्षांतर करेंगे तो डेल E इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस W। ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का सबसे फाइनल स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में और बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन जब भी आपको
सवाल पूछा जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट क्या है और उसका व्यंजक क्या है, तो आप बताएंगे कि डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू ही उसका स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है। ये याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा जहां पर डब्ल्यू जो है निकाय पर किया गया कार्य है, किस पर, निकाय पर किया गया कार्य है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है समीकरण एक को, अगर आप देखेंगे कि उसमें जो चेंजेस हुआ है वो ब्रॉड नहीं हुआ है, बड़े स्तर पे नहीं हुआ है, बहुत माइनर हुआ है, इतनी छोटे स्तर पे हुआ है, इसलिए डेल की जगह में डी का यूज किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे, डी का। तो समीकरण एक में ही मैंने जहां पे डेल था उसके जगह पे और क्यू और डब्ल्यू के जगह में मैंने डी का उपयोग किया हुआ है, देख लीजिएगा। डीई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, इसमें से डी डब्ल्यू को आप अगर पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू। अभी आप जानते हैं कि आपने इससे पहले भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के कार्य करने पे उसका वॉल्यूम जो है, दो प्रकार का वर्क होता है, एक एक्सपांशन वर्क होता है, दूसरा नॉन एक्सपांशन वर्क होता है, पढ़ा होगा आपने, प्रसार कार्य और अप्रसार कार्य। तो जब भी किसी सिस्टम में एक्चुअल में वॉल्यूम में चेंजेस आता है तो उसे ही एक्चुअल वर्क कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी वी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई सिस्टम कार्य करता है तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, इसलिए डी डब्ल्यू की जगह मैंने उसे रिप्लेस किया, देख लीजिए, डी डब्ल्यू की जगह मैंने पी डी वी लाया है, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डीई प्लस पी डी वी। अब आपको बताना पड़ेगा कि किसी भी जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, चक्री प्रक्रम होता है, उस चक्री प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा जो पहले होती है अंतिम आंतरिक ऊर्जा भी उतनी होती है। इसका मतलब E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू E1 होने पे डेल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे स्टेट में Q का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। किस सिस्टम के बेसिस पे, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप डेल ई की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। आप इसमें से Q को पक्षांतर कर देंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। इसका मतलब किसी भी ऐसे सिस्टम में जो साइक्लिक प्रोसेस में होता है, मतलब चक्रीय रूप से होता है, उसमें हमेशा से जितना ऊष्मा उसे दिया जाता है वो उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करता है। ये कहलाएगा आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसके कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स वेरिफिकेशंस भी हैं, आप देखेंगे इसको कि जब किसी पर्टिकुलर थर्मल को थर्मल जो कॉइल्स होते हैं उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाता है, आप देखे होंगे। तो इसमें जितनी भी आपने विद्युत ऊर्जा उसे ट्रांसफर किया है वो सभी के सभी किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर एनर्जी। मैंने बोला था कि जब भी किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें थोड़ी मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है, पूरा का पूरा एनर्जी जो है दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब आपने जितनी हीट एनर्जी, जितना विद्युत ऊर्जा दिया हुआ है वो कंप्लीटली पूरी तरह से ताप ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता, कुछ मात्रा में ऊर्जा जो है वो उसमें नष्ट होता है। जूल के प्रयोग में भी यांत्रिक कार्य में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसका मान जो है 4.18 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। ये पाया गया है कि इतना इक्विवेलेंट आपको हीट एनर्जी प्राप्त होती है, मतलब आपने जितना वर्क किया है मैकेनिकल उतनी मात्रा में आपको क्या मिलता है, ऊष्मा। ये दो अलग अलग कंडीशन है। पहले में हमने देखा कि जो हमने कार्य किया उस पे बेसिस पे हमने देखा कि उसमें ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है, और दूसरा हमने दिया था कि जितनी हम ऊष्मा देते हैं उतना उसमें कार्य, कितना कार्य किया गया। तो दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मिलेंगे जिसमें कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाना और ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाना जो है वो आपको इंडिकेट करेगा, दिखाता है। अगला आता है आपका एंथैल्पी सेकंड स्टेट फंक्शन। फर्स्ट स्टेट फंक्शन क्या पढ़े हमने, आंतरिक ऊर्जा, और दूसरा है आपका एंथैल्पी। इसे आप हीट कंटेंट कह सकते हैं या इसे अंतर्निहित ऊर्जा भी कहा जाता है, ऊष्मा कहा जाता है, अंतर्निहित ऊष्मा कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप ये बताएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पर, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पर उसकी कंप्लीट हीट एनर्जी का जो समेशन रहेगा, योग रहेगा, वो उसकी एंथैल्पी कहलाता है।
अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को छोड़कर केवल उस सिस्टम की ऊष्मीय ऊर्जा का जितना योग होगा वो एंथैल्पी कहलाएगा। हालांकि मैंने इसे इस स्लाइड में इंडिकेट नहीं किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन उसका इसी प्रकार से रहता है। एंथैल्पी की दूसरी जो कंडीशंस है, थ्योरी है, उसमें एच केमरलिंग ओन्स नामक साइंटिस्ट ने 1999 में इंडिकेट किया था कि किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी होती है वो उसके इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा E और उसके प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के इक्वल होता है। एच केमरलिंग ओन्स ने 1909 में इसे डिफाइन किया कि किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट प्रेशर पर उसकी एंथैल्पी उसके इंटरनल एनर्जी E और प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के योग के बराबर होता है। मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इंडिकेट किया हुआ है, देख लीजिए। H इज इक्वल टू E प्लस PV। अब इस बेसिस पे आपको पता होगा कि इंटरनल एंथैल्पी भी एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब ये कि इसका भी किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, इसके लिए सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए इसका भी आप केवल अंतर निकाल सकते हैं, डेल ई ही निकाल सकते हैं। तो डेल ई इज इक्वल टू होता है H2 माइनस H1। तो ये आप मान के चलिए कि प्राइमरी स्टेट में इसका मान लो H1 इज इक्वल टू E1, और चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए PV1 हो जाएगा। और फाइनल स्टेट में आप देखेंगे H2 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 प्लस PV2। अब दोनों के मान H1 और H2 के मान आप किस में रखेंगे? समीकरण एक में आप रखते हैं जहां पे H है, समीकरण दो में रखते हैं। समीकरण दो में जहां पे H2 है वहां पे ये वाला वैल्यू रखते हैं, और जहां पे H1 है वहां पे ये वाला वैल्यू रखते हैं। दोनों वैल्यू रखने पर आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से इंडिकेट होगा कि H डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस V1। क्या क्या आएगा इसमें? डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस P1। ये वैल्यू आप रखेंगे तो देखेंगे कि E2 माइनस E1 के जगह में हमने लिखा है डेल E, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और V2 माइनस V1 में लिखा होगा वॉल्यूम में चेंजेस P डेल V। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 नया इक्वेशन कहलाएगा जहां पे डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V होता है। ये कांस्टेंट प्रेशर में निकाला गया उसका वर्क है। हमेशा ये याद रखना कि एट कांस्टेंट प्रेशर किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी में चेंजेस या चेंजेस वैल्यू ऑफ एंथैल्पी उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस और एक्सपांशन वर्क के मैथमेटिकल एडिशन के इक्वल होता है, जहां पे P डेल V को मैकेनिकल एक्सपांशन वर्क कहा जाता है। अब हम आते हैं इसके आगे की कंडीशंस पे कि अगर हमने मान लिया कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हमने इससे पहले पढ़ा डेल E इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी है, जहां पे मैंने बताया माइनस पी डेल वी निकाय पर किया गया कार्य है, माइनस पी डेल वी निकाय पर किया गया कार्य मानेंगे, और इसके निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य में माइनस पी डेल वी है, निकाय पर होता तो क्या होता यहाँ पे प्लस होता। पी डेल वी को आप पक्षांतर करें, ये वाला वैल्यू आप, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल E प्लस पी डेल वी। अगर आप ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू, समीकरण 5 को और समीकरण 3 को देखें, समीकरण 5 और समीकरण 3, तो समीकरण 5 और समीकरण 3 का एक पक्ष इक्वल है और दूसरा से जो पक्ष है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो डेल H इक्वल टू हो जाएगा QP। इसका मतलब कि किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर में उसको जितनी हीट एनर्जी दी गई थी वो हमेशा से उसके एंथैल्पी चेंजेस के इक्वल होता है। एंथैल्पी में जितना परिवर्तन आएगा वही उसको दी गई ऊष्मा के बराबर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कहलाएगा आपका एंथैल्पी और एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी और एंथैल्पी में परिवर्तन ये वाला इंडिकेशन कई बार दे दिया जा चुका है कि डेल H सिद्ध कीजिए कि डेल H इज इक्वल टू होता है QP। ये स्टेटमेंट के तौर पे भी सवाल पूछेगा आपको अलग से, या डायरेक्ट ये डेरिवेशन करने के लिए भी आपको सवाल पूछ सकता है।
इसके अलावा एंथैल्पी का और अदर फैक्टर के साथ कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस हैं। जैसे एक रिलेशन आता है, याद रखिएगा, पूछते हैं कई बार, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। ये किसकी जगह में आया होगा? पी डेल वी की जगह में। आपने गैस इक्वेशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा। पी डेल वी में पी डेल वी की जगह में डेल एन आर टी है, बस वही एक अंतर है। ये भी एक प्रकार का कोरिलेशन है जो आता है, जो सवाल में पूछा जाता है। इसके पहले मैंने दो कोरिलेशन आपको बताए, कौन कौन सा? डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ये भी एक कोरिलेशन है। और एक और कोरिलेशन डेल एच इज इक्वल टू कौन सा? क्यू पी। ये कोरिलेशन भी फैक्टर के साथ सवाल पूछा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, या इनमें से ही आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा, या आपको स्थिति बताएंगे कि इसे आप सिद्ध कीजिए, ये वैल्यू आपको निकालने हैं। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, कुछ एंथैल्पी के प्रकार भी हैं। ज़्यादातर हम एंथैल्पी के प्रकार के बारे में डिस्कस आगे वाले क्लासेस में करेंगे, क्योंकि हम उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल फार्मूला भी देखेंगे और एक इक्वेशन भी देखेंगे। आपने रूल पढ़ा होगा हेस का ऊष्मा संकलन नियम, ये आगे आएगा। तो उससे पहले कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है आपका संभवन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि जब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यौगिक का निर्माण होता है, या सिस्टम में देखेंगे कोई सिस्टम बन रहा होता है केमिस्ट्री के लिए, तो पर्टिकुलर जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उस समय उसकी एंथैल्पी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल एच का मान संभवन की एंथैल्पी में मैक्सिमम टाइम, वैसे तो डेल एच का मान इसमें नेगेटिव आता है, लेकिन ये आइडियल नहीं है। कभी कभी इसके मान पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हम सिचुएशन बताएंगे कि किस समय उसके डेल एच के मान नेगेटिव होंगे और किस समय उसके डेल एच के मान पॉजिटिव, लेकिन मैक्सिमम टाइम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डेल एच के मान नेगेटिव होते हैं। उष्मा, अच्छा इसमें एक और पॉइंट छूटा हुआ है जो मैं बता देता हूँ कि दो प्रकार की जो हीट एनर्जी होती है, एक होता है आपका रिएक्शन होता है हीट एनर्जी पे बेस्ड, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप देखते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर सिस्टम में सराउंडिंग से कोई हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई सिस्टम जो है बाह्य वातावरण से ऊष्मा क्या करता है, अवशोषित होता है, तब वो क्या कहलाएगा? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जब किसी सिस्टम से एनर्जी जो है वो सराउंडिंग को दी जाती है, बाहर निकलता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक, इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम की ऊष्मा में कमी होती है, इसलिए वृद्धि होती है, इसलिए इस डेल एच का मान इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम की हीट एनर्जी में कमी आती है, इसलिए डेल एच का मान नेगेटिव होता है। तो जब कोई फॉर्मेशन हो रहा होगा उस समय अगर उसकी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो डेल एच का मान नेगेटिव आएगा, और अगर सिस्टम काम करते समय या किसी का निर्माण करते समय बाह्य वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करेगा तो उस समय डेल एच का मान पॉजिटिव आएगा। ये कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन, वियोजन की एंथैल्पी। मैक्सिमम टाइम जब भी कोई डिसोसिएट होगा पर्टिकुलर, तो बाहर से ऊष्मा अवशोषित करता है, हमेशा ऐसी होता है, इसलिए इसमें डेल एच का मान ये क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। जब भी आप देखेंगे वियोजन की एंथैल्पी हमेशा से डेल एच का मान पॉजिटिव में आएगा। अगला आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की एंथैल्पी। जब कोई एक पर्टिकुलर एक मोल एसिड और एक मोल बेस मिलकर क्या बनाते हैं? एक मोल साल्ट का निर्माण करते हैं। एक मोल अम्ल एक मोल क्षार मिलकर जब कोई साल्ट का निर्माण करते हैं तो उस समय भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में भी डेल एच के मान किस में आते हैं? नेगेटिव में आते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अगला कहलाता है दहन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन में भी, दहन की एंथैल्पी में भी पहले कम मात्रा में एनर्जी बाहर से ली जाती है, फिर अधिक मात्रा बाहर से एनर्जी रिलीज करती है। दहन की एंथैल्पी भी किसी पदार्थ का जलने या टूटने से भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो डेल एच का मान इसमें किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पदार्थ जब जल रहा होता है तो सिस्टम से लगातार ऊष्मा क्या होती है? बाहर उत्सर्जित होती है। वाष्पीकरण की एंथैल्पी में ऊष्मा पहले अवशोषित की जाती है, इसलिए वाष्पीकरण, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में डेल एच का मान किस में रहेगा? अवशोषित करता है, इसलिए डेल एच का मान रहेगा पॉजिटिव में। और लास्ट आता है कंडेंसेशन ऑफ एंथैल्पी, या कंडेंसेशन मतलब संघनन, दो मॉलिक्यूल का एक साथ मिलना। तो जब भी कोई दो मॉलिक्यूल एक साथ कंडेंस होते हैं तो उस समय एनर्जी जो होती है
रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए डेल एच का मान किस में आएगा, इसमें नेगेटिव में आएगा। मतलब सारे केसेस को आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कब वो एनर्जी रिलीज करेगा और कब एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा। एनी क्वेश्चंस? आज की क्लास यहीं तक है। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट कर लें। कंपाउंड की एंथैल्पी का मतलब, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज ए एक कंपाउंड है और बी एक दूसरा कंपाउंड है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। तो ए और बी मिलकर जब सी बनाते हैं, तो अगर मान लो वो बाहर से ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर रहा है सी बनाने के लिए, ए और बी ही आपस में मिलकर सी को बना रहा है बगैर बाहर की ऊष्मा को अवशोषित किए, और सी बनाने के बाद उसमें ऊष्मा रिलीज कर दिया। ऊष्मा रिलीज किया मतलब डेल एच का मान किस में आएगा, अब नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। और दूसरा ये कि मान लो उसने ए और बी से सी बनाने में, या सी और डी दोनों बन गया, और बनाने के लिए उसने बाहर से क्या किया, ऊष्मा अवशोषित किया सराउंडिंग से। तो उस समय उसमें जो टोटल जो सी और डी बना है उसकी ऊष्मा पहले से क्या रहेगी, अधिक रहेगी। अधिक रहने के कारण डेल एच का मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फॉर्मेशन मतलब किसी भी सिस्टम का, किसी भी कंपाउंड का निर्माण करते समय जो उसकी एंथैल्पी होगी वो फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, संभवन की एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, और कुछ, और कोई सवाल है? आवाज कट रही है। हेलो, आवाज कट रही बेटा।